स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म स्टडी IQ IAS में। मैं प्रशांत आप सभी का प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB के वीकली एनालिसिस में स्वागत करता हूं। दोस्तों 18 टू 14 सितंबर के इस वीकली एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर ही होंगे। तो कैसी चल रही है आप सभी की पढ़ाई? और मुझे लगता है कि आप सभी ने अब फुल फ्लेज अपनी तैयारी के ऊपर में फोकस करना शुरू कर दिया होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, चाहे 2025 के लिए, चाहे 2026 के लिए या फिर 2027 के लिए, तो सभी के लिए हमारे पास में बहुत ही बेहतरीन बैच है। जैसे कि आप जानते हैं कि 2025 में अब कम समय रह गया, तो इसलिए हमने एक फास्ट ट्रैक बैच डिज़ाइन किया है। फास्ट ट्रैक बैच के अंदर में सबसे बड़ा फीचर क्या है कि आपको टाइम टू टाइम इसमें 2 क्लासेस को क्या किया जाएगा, अरेंज किया जाएगा, एक सुबह एक शाम को, जिससे आपका सिलेबस क्या हो सके, जल्द से जल्द कंप्लीट हो सके। प्लस में इसमें प्रतिज्ञा बेनिफिट तो है ही। प्रतिज्ञा बेनिफिट का मतलब क्या कि अपना अगर आप प्रीलिम्स का एग्ज़ाम क्लियर करते हैं तो आपको जितनी आप फीस की पेमेंट कर रहे हैं फुल आपको क्या मिलेगा, रिफंड मिल जाएगा। साथ में दोस्तों यहाँ पर प्लस बेनिफिट भी है। प्लस बेनिफिट का मतलब क्या, हर वीक में एक क्विज़ होगा और उस क्विज़ के अंदर में अगर आप टॉप करते हैं तो आपको 11,000 रुपीज़ मिलेंगे। साथ में ही इसमें आपको पूरा कंप्लीट GS है, इसमें बुक लिस्ट है सारी, आपको 18 बुक्स मिलेंगी। साथ में आपको 1-to-1 मेंटोरशिप, ग्रुप मेंटोरशिप, सारी चीज़ें, मीन्स आंसर राइटिंग, प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स, मीन्स का क्रैश कोर्स, सब कुछ है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। इवन जो 2026 की तैयारी कर रहे हैं वो भी आप लेट मत करिए, अब आप ज्वाइन करके अपनी तैयारी को शुरू करिए। और इसमें जब आप एनरोल करना चाहेंगे दोस्तों तो आपको एक बैच में एनरोल करते समय पर प्राइस डिफरेंट नज़र आएगा। तो वहाँ पर ना एक आपको प्रोमो कोड यूज़ करना होगा। प्रोमो कोड का नाम है PRT लाइव। जब आप ये PRT लाइव ऐड करेंगे तो प्राइस उसमें क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। और दोस्तों ये हमारा क्या नाम है, टेलीग्राम चैनल है आपका और हमारा सभी का, इसको ज्वाइन कर लीजिए, PDF यहीं पर ही मिलेगी। और ये इंस्टाग्राम हैंडल है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए जिससे आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला टॉपिक है भास्कर प्लेटफॉर्म। तो आप सभी जानते हैं कि स्टार्टअप हमारे देश में लगातार बढ़ रहे हैं और स्टार्टअप को क्या करना है, पुश करना है। हमें स्टार्टअप के रिगार्डिंग डाटा कलेक्ट करना है, हमें स्टार्टअप जो इकोसिस्टम है उसको क्या करना है, काफ़ी बेहतर बनाना है। तो भारत की लार्जेस्ट डिजिटल रजिस्ट्री हमें बनानी है इस चीज़ से रिलेटेड। तो इसके लिए DPIIT ने स्टार्टअप के लिए जहाँ पर आप कनेक्ट कर सकते हैं, कोलैबोरेट कर सकते हैं और स्टार्टअप इकोसिस्टम आगे बढ़े, उसके लिए भास्कर करके एक प्लेटफॉर्म को क्रिएट किया गया है। किसके द्वारा? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो किसके अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में आता है। तो भास्कर का फुल फॉर्म क्या है, भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री। ये एक स्टार्टअप इंडिया जो मूवमेंट है हमारा, उसका पार्ट है, जिसका मेन काम है स्टार्टअप इकोसिस्टम को क्या करना है, इंक्रीज करना है। तो मेन पर्पस क्या है कि ये प्लेटफॉर्म पर हम सेंट्रलाइज करना चाहते हैं, स्ट्रीमलाइन करना चाहते हैं जितने भी हमारे अलग अलग इनिशिएटिव्स हैं, अलग अलग पार्टिसिपेंट हैं, जैसे फॉर एग्जांपल स्टार्टअप हो गया, इन्वेस्टर हो गया, मेंटोर हो गए, सर्विस प्रोवाइडर हो गए, गवर्नमेंट एंटिटीज, सभी के सभी क्या करेंगे, इसी प्लेटफॉर्म पर यानी कि भास्कर प्लेटफॉर्म पर आएंगे। तो इसका मेन क्या एम है, लार्जेस्ट डिजिटल रजिस्ट्री होने वाला है स्टेक होल्डर्स के लिए स्टार्टअप इकोसिस्टम में। ठीक है, तो की फीचर्स देखिए, कनेक्टिविटी फैसिलिटेट करेगा, सीमलेस कनेक्शन अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स, रिसोर्सेज की एक्सेसिबिलिटी बढ़ेगी, इमीडिएट एक्सेस होगा आपको एसेंशियल्स टूल्स का, आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। आपको एक यूनिक भास्कर ID मिलेगी ईच स्टेक होल्डर को, जो पर्सनलाइज इंटरेक्शन कर सकते हैं। सर्च एंड कोलैबोरेशन होगा, आप इस प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड और सब चीज़ों के साथ में क्या कर सकते हैं, कोलैबोरेट कर सकते हैं। वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अपनी नीड के हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं। ग्लोबल आउटरीच, ये इन्हांस करेगा भारत की पोजीशन को कि ग्लोबल इनोवेशन हब में कैसे आगे बढ़ा जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो टॉपिक है दोस्तों वो है सुभद्रा। ये भी बहुत अच्छा एक है इनिशिएटिव, ये उड़ीसा की गवर्नमेंट ने शुरू किया। तो कई बार जो स्टेट स्पेसिफिक स्कीम्स होती हैं मेरे दोस्तों, वो भी क्या होती हैं, एग्जाम के अंदर में आ जाती हैं। तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने सुभद्रा स्कीम शुरू करी, जिसमें विमेन को क्या दिया जाएगा, हर ईयर क्या दिया जाएगा, 10,000 रुपीज़ दिए जाएंगे 2 इंस्टॉलमेंट के अंदर में। तो यानी कि टोटल देखा जाए अगले 5 साल तक कितने, 50,000 रुपीज़ महिलाओं को दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सुभद्रा स्कीम जो कि गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा के द्वारा लॉन्च किया गया, जिसका एम है क्या, 50,000 रुपये
अगले 5 साल में महिलाओं को देना, जिनकी एज है कितनी, 21 से 60 साल। तो ये चीज़ आप नोट करिए कि 50,000 को आप जब 5 साल में डिवाइड करते हैं यानी कि 10,000 रुपीज़ पर ईयर, और इसको हम 2 इंस्टॉलमेंट पे देंगे हर साल में, ठीक है। इट सपोर्ट्स फाइनेंशियल एम्पावरमेंट थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जो कि आप सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सबसे इस समय पर मेन ऑब्जेक्टिव है कि क्यों ना महिलाओं हो या फिर किसी के भी जो भी स्कीम के बेनिफिशियरी हैं उनके अकाउंट में डायरेक्ट क्या किया जाए, बेनिफिट को ट्रांसफर किया जाए। तो सुभद्रा स्कीम एक सिग्निफिकेंट स्कीम है, वुमेन सेंट्रिक स्कीम है, उड़ीसा के अंदर में लॉन्च किया गया। मेन ऑब्जेक्टिव है कि ये 1 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को स्टेट में क्या करेगा, हेल्प करेगा। स्कीम टारगेट कर रही है, एज याद रखिएगा 21 से 60 साल के, और ईच एलिजिबल वुमेन विल रिसीव अ टोटल 50,000 ओवर पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। 2024-25 से लेकर 2028-29 तक 5 साल हो गए, और उसमें हर साल 10,000 रुपये दिए जाएंगे, और इन 10,000 रुपये को भी क्या किया जाएगा, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में डिवाइड किया जाएगा। पेमेंट विल बी मेड डायरेक्टली इनटू द बेनिफिशियरीज आधार इनेबल्ड डायरेक्ट बेनिफिट इनेबल्ड अकाउंट, ठीक है। द स्कीम इज इंटीग्रेटेड विद पायलट प्रोजेक्ट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिजिटल करेंसी। क्लियर है ये चीज, तो इंपॉर्टेंट है, सुभद्रा स्कीम पूछ सकते हैं। ऐसी दोस्तों एक है रंगीन मछली ऐप। आप सभी ने अपने घरों में कहीं ना कहीं मछली पालन या फिर मान के चलो कई लोगों ने एक्वेरियम लगाने की कोशिश करी होगी। तो उस मछली से रिलेटेड या एक्वेरियम की आपको कहाँ पता चलेगा, सर्च करना चाहें तो उन सब चीज़ों को सॉल्व करने के लिए रंगीन मछली करके एक ऐप लॉन्च किया गया, किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के द्वारा, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है जो ऑर्नामेंटल फिश होती हैं जिनको आप सजाने के लिए घर में यू रखते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन के लिए वो आपको मल्टीलैंग्वेज इंफॉर्मेशन मिल सके। तो इट इंक्लूड्स टूल टू लोकेट एक्वेरियम शॉप। आपके आसपास में कहाँ कहाँ पर एक्वेरियम शॉप है वो लोकेट कर सकते हैं इसी टूल में। जो एजुकेशनल मॉड्यूल हैं, फिश से रिलेटेड जो एजुकेशन, ये फिश क्या है, कैसे है, इसकी कैसे केयर करनी चाहिए, सारी चीज़ें आपको इसी ऐप में मिल जाएंगी। तो रंगीन मछली ऐप ऑफर्स मल्टीलिंगुअल इंफॉर्मेशन ऑन पॉपुलर ऑर्नामेंटल फिश। भारत की 8 भाषाओं में आपको मिलेंगे, जिससे आप बहुत बड़ी ब्रॉड ऑडियंस इसको क्या कर सकती है, एक्सेस कर सकती है। ऐप प्रोवाइड करता है कॉम्प्रिहेंसिव गाइडेंस ऑन फिश केयर, ब्रीडिंग एंड मेंटेनेंस के ऊपर में, जो हॉबी के रूप में भी करते हैं, जो फार्मर इसको क्या करते हैं, इसकी खेती भी करना चाहते हैं, इसको पालन करना चाहते हैं, उनके लिए भी, ठीक है। की फीचर ऐप का क्या है, फाइंड एक्वेरियम शॉप टूल विच हेल्प यूजर्स लोकेट नियर बाय एक्वेरियम स्टोर, प्रमोट करेगा लोकल बिजनेसेस को और इंश्योर करेगा रिलायबल सोर्सेज को, ठीक है। तो अगर हमारे देश में देखा जाए तो ऑर्नामेंटल फिशरी एक बहुत बड़ा सेक्टर है। तो जैसे देखें कौन कौन से फिश, गोल्ड फिश काफ़ी ज़्यादा, ऑस्कर, फ्लावर हॉर्न, टेट्रास, डिस्कस, चिलशिल्ड, ये सभी के सभी क्या होती है, सबसे ज़्यादा गोल्ड फिश यूज़ की जाती है। इंडिया हैज़ डाइवर्स रेंज ऑफ ऑर्नामेंटल फिश, जहाँ पर 195 इंडिजिनस वेराइटीज़ हैं। कहाँ से, नॉर्थ ईस्ट से, वेस्टर्न घाट से, और 400 स्पीशीज़ हैं जो इसमें मरीन इकोसिस्टम से रिलेटेड है, ठीक है। मोस्ट ऑर्नामेंटल फिश एक्सपोर्ट आर वाइल्ड वेराइटीज़, जो कहाँ से, नॉर्थ ईस्ट से होती हैं, सदर्न स्टेट से होती हैं, जो कि भारत के टोटल एक्सपोर्ट का 85% यहीं से जाता है। वेस्टर्न घाट क्योंकि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, वहाँ पे 40 के आसपास में ऑर्नामेंटल फ्रेश फिश मिलेंगी आपको। अप्रॉक्सीमेटली 90% ऑफ इंडियाज ऑर्नामेंटल फिश ट्रेड किसके ऊपर में, तो फ्रेश वाटर स्पीशीज पे ही होता है। तो ऑर्नामेंटल आप समझ रहे हैं ना कि सजाने के लिए एक्वेरियम के अंदर में इन सब चीज़ों में रखा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सेंटर फॉर रूरल एंटरप्राइज एक्सेलरेशन थ्रू टेक्नोलॉजी। नाम से समझ गए होंगे कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में, रूरल एरिया में जो भी कंपनीज हैं, जो भी एंटरप्राइज हैं, उनको टेक्नोलॉजी के थ्रू क्या करना है, एक्सेलरेट करना, उनको आगे की तरफ में पुश करना है। तो इसकी फुल फॉर्म है हो गई, अभी जस्ट हमने डिस्कस किया, जिसका सेंटर फॉर रूरल एंटरप्राइज एक्सेलरेशन थ्रू टेक्नोलॉजी, यानी कि इन शॉर्ट क्या हो गया, क्रिएट, है ना, ठीक है। तो क्रिएट इज डिजाइन टू इनहांस प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। कहाँ पर, खासतौर पे स्पेशली कौन से रीजन में, लद्दाख के अंदर जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं वहाँ पर उनके जो कमाई का जरिया है वो यही होता है। तो उनकी लाइवलीहुड को कैसे इम्प्रूव किया जा सके, उनकी इनकम के सोर्सेज को कैसे इम्प्रूव किया जा सके, तो इसके लिए क्रिएट को क्या किया गया, एस्टैब्लिश किया गया है। सेंटर एम्स टू एडवांस रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड स्टिमुलेट एंटरप्राइज क्रिएशन, जहाँ पर आप प्रिजर्व भी करें क्राफ्टमैनशिप को, साथ साथ में मतलब ट्रेडिशनल जो आर्टिशंस हैं उनका जो हुनर है, उनकी जो खूबी, उसको आपको करना भी है, प्रिजर्व भी करना है, साथ साथ में वहाँ पर चीज़ें क्या करना है, आगे की तरफ भी बढ़ाना है। तो जैसे आप देखेंगे पश्मीना वूल रोविंग फैसिलिटी,
एक डेडिकेटेड फैसिलिटी है इसी के अंदर में, जहाँ पर आप पश्मीना जो वूल है उसको प्रोसेस करेंगे। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी हैं इसके अंदर में, जहाँ पर स्पेसिफिक ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाएगी, जहाँ पर फॉर एग्जांपल ऑयल एक्सट्रैक्शन कैसे होता है रोजेस से, फ्लावर से, बायो प्रोसेसिंग फ्रूट की कैसे होती है, रॉ मटेरियल की कैसे होती है, सारी चीज़ें। तो इन शॉर्ट जो बहुत सारे रिमोटेस्ट एरिया हैं, खासतौर पे आप देखेंगे हिली एरिया हैं, वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन को कैसे पुश किया जाए, जिससे वहाँ के लोकल कम्युनिटी को क्या मिले, इनकम बेनिफिट मिले, वहाँ की लोकल कम्युनिटी अपने कल्चर को और क्रस में क्राफ्टमैनशिप को क्या करे, प्रिजर्व करते हुए अपने इकोनॉमिक बेनिफिट को भी आगे बढ़ा सकें, उसमें क्रिएट क्या करने वाला, हेल्प करने वाला। तो पश्मीना वूल क्या होता है? पश्मीना दोस्तों एक प्रीमियम वैरायटी का कश्मीरी कह सकते हैं आप, जिसको आप कह सकते हैं सॉफ्ट फाइन, बिल्कुल फाइन क्या नाम है, हेयर फाइबर है एनिमल का, जो कि क्या है आपके चंगथांगी गोट से क्या है निकाला जाता है। द वूल इज हार्वेस्टेड फ्रॉम द कैप्रा हरकस ब्रीड, जो माउंटेन गोट्स होती हैं और इंडिजिनस हैं कहाँ पर, चंगतांग प्लेटू के अंदर में। तो काफ़ी ज़्यादा वैसे भी आपको पता है न्यूज़ में रहता है पश्मीना सॉल। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों, कैबिनेट ने एक्सेप्ट कर लिया है रिकमेंडेशन किसका, साइमल्टेनियस इलेक्शन का। मेरे प्यारे दोस्त आप सभी जानते हैं, जैसे अभी हरियाणा के इलेक्शन हुए, उससे पहले जम्मू एंड कश्मीर के इलेक्शन हुए, तो ये अलग अलग इलेक्शन हुए। उससे पहले आपको ध्यान होगा कि 2024 में ही यहीं पर ही क्या ना एमपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के भी इलेक्शन हुए थे। तो हम दो तरीके के इलेक्शन देखते हैं ना, एक लोकसभा के इलेक्शन देखते हैं और एक आप देखते हैं किसके, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए यानी कि विधायक के और सांसद के। ठीक है, तो क्यों ना इनके अलग अलग इलेक्शंस को एक ही समय पर क्या करा जाए, करा लिया जाए। तो ऐसा क्यों कहा जा रहा है एक ही समय कराने का मतलब क्या, कि जैसे 2029 में अगर इलेक्शन होगा तो उसी समय पर लोकसभा के इलेक्शन भी हो और भारत में सभी स्टेट के इलेक्शन भी क्या हो, साथ में ही हो। इससे फायदा क्या होगा, मतलब आप जाएंगे पोलिंग स्टेशन में तो वहां पर 2 ईवीएम होंगी, पहले आप वोट करेंगे लोकल के लिए या फिर एमपी के लिए और फिर उसके बाद दूसरे उसके लिए। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या कहा जा रहा है, मतलब रीजन क्यों कहा जा रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण कहा जा रहा है कि अभी क्योंकि कई बार इलेक्शन होते हैं तो उसमें ना कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगती है, और उस कॉस्ट को कम करने के लिए अगर हम एक साथ साइमल्टेनियस इलेक्शन करेंगे तो ये क्या करेगा, हेल्प करेगा। साइमल्टेनियस इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन एक ही साथ में। अच्छा, ये हाई लेवल कमेटी किसके अंडर बनी थी, रामनाथ कोविंद जी के अंडर में बनी थी, है ना, जो पूर्व राष्ट्रपति हैं हमारे। ठीक है, प्लस में कहा जा रहा है कि क्योंकि इलेक्शन बार बार होते हैं तो कई बार जो हमारी फोर्सेज हैं उनको क्या करना पड़ता है, मोबिलाइज करना पड़ता है, सिक्योरिटी फोर्सेस को मोबिलाइज करना पड़ता है। तो इतनी बार अगर इलेक्शन नहीं होंगे, एक ही बार इलेक्शन होगा तो फोर्सेस को मोबिलाइज नहीं करना पड़ेगा। तीसरा यहाँ से कहा जा रहा है क्योंकि बार बार इलेक्शन होते हैं तो हर बार इलेक्शन के अंदर में आपको ध्यान होगा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है, और जब भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है दोस्तों तो आप कोई न्यू पॉलिसी या कोई नई स्कीम लेकर नहीं आ सकते हैं। तो क्यों ना क्या किया जाए, एक साथ इलेक्शन करा लिया जाए, एक ही बार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लागू किया जाए, जिससे क्या होगा, इससे बेनिफिट ये मिलेगा कि हमारे इलेक्शन की एक तो कॉस्ट बचेगी, इलेक्शन की एक तो क्या नाम है फोर्सेस को मोबिलाइज करना होगा, प्लस में जो पॉलिसी के ऊपर में इंपैक्ट पड़ता है वो भी चीज़ नहीं होगी, है ना, ये चीज़ें। एक और चीज़ याद रखिएगा, जैसे लोकसभा प्लस में एमएलए यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन एक साथ करा लीजिए। सेकेंड फेज में पूरे देश में 100 डेज के अंदर में क्या किया जाए, जितने भी क्या नाम है लोकल गवर्नमेंट के बॉडीज के इलेक्शन है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन या फिर म्यूनसिपालिटी, उनके भी इलेक्शन एक साथ ही करा लिए जाए। ये क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव है इससे रिलेटेड। लेकिन कई सारे लोग इसके विरोध भी कर रहे हैं, जब से ये न्यूज़ में आया तब से काफ़ी लोग इसका क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। उसके पीछे का सबसे पहला कारण यह है कि अगर एक साथ इलेक्शन होगा तो कई बार जनरली ऐसा होता है कि जो वोटर होता है वो लोकल इश्यूज को छोड़कर जो नेशनल इश्यूज हैं उनकी तरफ में क्या करेंगे, वोट दे देंगे, जिससे क्या होगा, लोकल इश्यूज की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे कम हो जाएगी। एक ये कहा जा रहा है। दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि हमारे यहाँ पर जो इलेक्टोरल लिटरेसी है वो उस प्रकार की नहीं है, काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाएगा, कंफ्यूजिंग भी हो जाएगा। तीसरा कहा जा रहा है कि क्योंकि एक साथ इलेक्शन होगा तो एक तरीके से जो अकाउंटेबिलिटी होती थी ना पॉपुलेशन की, पब्लिक की, कि क्या नाम है भाई, आप बार बार इलेक्शन होते थे तो आप एटलीस्ट अकाउंटेबल होते थे। अब ऐसा होगा, पॉलिटिकल पार्टीज कहेंगे जी हम तो अब क्या करेंगे, सीधा क्या करेंगे, नेक्स्ट 5 साल के बाद में ही देखा जाएगा, तो अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। और एक और पॉइंट ऐसे कहा जा रहा है कि इसका जो बेनिफिट है वो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज को क्या है, काफ़ी ज़्यादा क्या करेगा, बेनिफिट पहुंचाएगा। ठीक है, ये चीज़ें। इवन दस तो एक और कहा जा रहा है कि बार बार इलेक्शन होने के कारण में एक और बहुत बड़ी दिक्कत होती है कि वोटर ना वोट देने नहीं आते। वो कहते हैं हर टाइम तो इलेक्शन ही होता रहता है,
तो अगर मान के चलो एक साथ इलेक्शन हो जाएंगे तो वोटर जो टर्न आउट है वो भी क्या हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए मेरे दोस्तों काफ़ी सारे हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने होंगे। तो वो अभी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, देखना पड़ेगा कि क्या ये चीज़ इंप्लीमेंट हो पाती है या नहीं हो पाती। ठीक है, चलें। तो ये सारी की सारी चीज़ें यूनिट कैबिनेट ने फाइनली एक्सेप्ट कर लिया, जो हाई लेवल कमेटी की रिकमेंडेशन थी, किसके अंडर में थी, रामनाथ कोविंद जी के अंडर में थी। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि कैसे गवर्नेंस एंड स्टेबिलिटी को स्ट्रीमलाइन किया जा सके, कैसे एक साथ इलेक्शंस कराए जा सके। तो बैकग्राउंड अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि हमारे देश में कभी भी एक साथ इलेक्शन हुए नहीं है। 1951 से लेकर 1967 तक दोस्तों हमारे देश में साइमल्टेनियस ही इलेक्शन हुए। वो बात अलग है कि जब लोकसभा के इलेक्शंस एक बार ऐसा हुआ 1967 की पहले ही भंग हो गई, तो वो सिंक्रोनाइजेशन ब्रेक हो गया। लेकिन इसके अलावा आप देखेंगे 170th लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट थी 1999 के अंदर में, उन्होंने भी रेकमेंड किया था कि क्या किया जाए, लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन एक साथ कराए जाए। इवन दोस्तों 79th जो पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट है 2015 में, उन्होंने भी कहा कि हमें क्या करना चाहिए, एक साथ में इलेक्शन कराना चाहिए, जिससे कॉस्ट की कमी हो, कॉस्ट कटौती हो और गवर्नेंस क्या हो, बेहतर हो जाए। ठीक है, ये हाई लेवल कमेटी किसके अंडर में, आपके श्री रामनाथ कोविंद जी के अंडर में, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे। और इसमें बहुत सारे लोग थे, जो काफ़ी सारी आइट्रेशन में मीटिंग हुई। और मैंने आपको बताया 2 फेज में कहा है कि पहले फेज़ में लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन करा दिए जाए, फिर सेकेंड फेज़ में क्या किया जाए, विद इन 100 डेज जनरल इलेक्शन के क्या किया जाए, पंचायत एंड म्यूनसिपल पार्टी के भी क्या करें, इलेक्शन करा लिए जाए। ठीक है, तो वे फॉरवर्ड क्या होगा, देखिए आइडिया जितना हमें अच्छा लग रहा है, फिर इसके प्रो एंड कॉन्स दोनों लग रहे हैं। मेजर इशू है कि इसमें जितने भी ग्रुप्स हैं उन सभी का क्या होना चाहिए, ओपिनियन होना चाहिए, उनको सभी को क्या करना पड़ेगा, इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। हमें सभी स्टेक होल्डर्स को क्या करना पड़ेगा, इन्वॉल्व करना पड़ेगा। हमें ब्रॉड कंसल्टेशन की क्या है, ज़रूरत है। ठीक है, प्लस में फेज रोल आउट कर सकते हैं। द कमेटी सजेस्ट किया कि ग्रेजुअल ट्रांजिशन होना चाहिए साइमल्टेनियस इलेक्शन के अंदर में, जिससे लॉजिस्टिकल चैलेंजेस को मैनेज किया जा सके। दिस अप्रोच एम्स टू स्ट्रीमलाइन द इलेक्शन प्रोसेस, रिड्यूस करेगा कॉस्ट को, गवर्नेंस को इन्हांस करेगा। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स वैसे भी क्या है, क्वेश्चन कई बार क्या है आ जाता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने बेसिकली भारत का जो एफर्ट है इलिसिट फाइनेंस को रोकने के लिए, उसके लिए क्या किया, भारत की तारीफ करी है। जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है वो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए बना था। टेरर फंडिंग को बाद में इसमें क्या किया, ऐड किया गया। तो FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, तो दरअसल क्या होता है, जो जो कंट्रीज़ के अंदर में फंडिंग ये सब चीज़ें रहती है, तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स टाइम टू टाइम क्या करता रहता है, उनके अंदर में फॉलोअप लेता रहता है कि भाई उन कंट्रीज़ में मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के क्या क्या एफर्ट चल रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन क्या है FATF का ऑब्जर्वेशन है कि भारत में जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कानून है, काउंटर टेररिस्ट जो कानून है, वो काफ़ी अच्छे हैं। बट वहाँ पर एक बहुत बड़ा एक और चैलेंज इन्होंने कहा है कि जो ट्रायल है वो कई बार बहुत ज़्यादा स्लो है, तो उसको क्या करने की ज़रूरत है, फास्ट फॉरवर्ड करने की ज़रूरत हो जाती है। आप सभी देखेंगे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत में जो क्या में अरेस्ट होते हैं या सारे के सारे जो कानून है वो इसी चीज़ से रिलेटेड है। ठीक है, तो आपको FATF के बारे में पता होना चाहिए, जो मेजर मेरा एक ऑब्जेक्टिव है कि वरना मैंने आपको बता ही दिया कि भाई उनके यही सारी की सारी चीज़ें हैं कि भारत में बहुत चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो रही हैं, फास्ट फॉरवर्ड तरीके से हो रही हैं, लेकिन ट्रायल होना चाहिए। पावर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत में ED के पास में है, बट क्या है, कन्विक्शन रेट काफ़ी क्या है, काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाता है, ये सारी चीज़ें हैं। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स 1989 में स्टैब्लिश हुआ था, G7 कंट्रीज़ के द्वारा स्टैब्लिश हुआ था। शुरू में जो मैंने ये बताया, पहले प्लीज़ नोट करिएगा, शुरू में जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि मनी लॉन्ड्रिंग को कैसे रोका जाए। बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है दोस्तों, जो ब्लैक मनी है उसको वाइट में जो कन्वर्ट किया जाता है उसको मनी लॉन्ड्रिंग बोला जाता है। बाद में इसके अंदर में जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग है उसको भी इसके अंदर में ऐड कर लिया गया। तो इसमें पेरिस के अंदर में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। और एक और चीज़ याद रखिएगा, ये दो अपने क्या करते हैं, लिस्ट बना कर रखते हैं, एक होता है ग्रे लिस्ट और एक होता है ब्लैक लिस्ट। ठीक है, ग्रे लिस्ट क्या होता है, जिसके अंदर में ये कंट्री को ना वार्निंग देते हैं कि भाई आप ये चीज़ों के अंदर में सुधार करिए, वरना आपकी फंडिंग के ऊपर में क्या पड़ेगा, इम्पैक्ट पड़ेगा। और फिर उसके बाद में अगर वो सुधार नहीं करते हैं तो कंट्री को फिर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। और अगर कंट्री ब्लैक लिस्ट में आ जाती है तो क्या होता है, उसके बाद में जो इन्वेस्टमेंट हो गया, फंडिंग हो गया, असिस्टेंस हो गया, उन सब के ऊपर में क्या पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो 40 मेंबर्स हैं इसके अंदर में, जिसमें आप देखेंगे रीजनल EU भी है इसके अंदर। तो FATF की रिकमेंडेशन मैंने आपको बताया, ब्लैक लिस्ट एंड ग्रे लिस्ट होते हैं। चलें, नेक्स्ट है वीनस ऑर्बिटर मिशन। वैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
की तरफ से इसको अप्रूवल मिल गया है फाइनली कैबिनेट की तरफ से, और इसरो ने भी इसको अनाउंस कर दिया है कि हम 2028 के अंदर में इसको सोच रहे हैं। तो वीनस ऑर्बिटर मिशन, जिसको हम वॉर्म, ठीक है, इसको फाइनली क्या है यूनियन कैबिनेट ने क्या किया है, मंजूरी दे दी है। जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि वीनस के ऊपर में जाकर क्या करना है, उसकी सरफेस को क्या करना है, स्टडी करना है, उसके एटमॉस्फेयर को क्या करना है, स्टडी करना है, और सन का इन्फ्लुएंस क्या है उसके एटमॉस्फेयर पे, ये भी क्या करना है, हमें इन्फ्लुएंस क्या करना है, स्टडी करना है। ठीक है, तो इसमें कौन इन्वॉल्व रहेगा, इस पे क्या नाम है, इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसमें क्या है, इन्वॉल्व रहेगा। और हमने कहा है कि हम 2028 में क्या करेंगे, इस टारगेट को अचीव करेंगे, इसको हम लॉन्च करेंगे। तो मिशन के लिए 1236 करोड़ रुपए क्या नाम है डेडिकेट किया, जिसमें 824 करोड़ रुपए इसके लिए स्पेस क्राफ्ट के लिए होंगे। एक आपको ध्यान होगा, मैंने एक टॉपिक पढ़ाया हुआ था कि इसके साथ में एक और चैलेंज है हमारे देश में, कि अभी जो हमारे प्रोजेक्ट हैं वो पैरेलल नहीं चलते हैं, एक टाइम पर एक ही चलता है। तो इसी ये क्यों है, क्योंकि कॉस्ट एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये दोनों बहुत बड़ा कंसर्न है। तो इसीलिए कहा जाता है कि प्राइवेट प्लेयर अगर क्या होंगे हमारे स्पेस सेक्टर में इन्वॉल्व होना शुरू होंगे, तो एक तो फंडिंग भी एक्स्ट्रा आएगी, प्लस में रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी क्या हो सकती है, इनहेंस हो सकती है, जिससे मल्टीपल क्या नाम है प्रोग्राम्स को हम एक साथ क्या कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो वीनस को स्टडी किया जाएगा। वीनस जो है नियरेस्ट प्लैनेट है अर्थ के, और इसको सिमिलर ओरिजिनेट होने का जो प्रोसेस है सिमिलर कंडीशन में माना जाता है। दिस मिशन प्रोवाइड्स ए क्रिटिकल अपॉर्चुनिटी, जहाँ पर एक्सप्लोर करेंगे कि कैसा एनवायरनमेंट है वहाँ पर और कैसे डिफरेंटली डेवलप हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों, साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत की जो रैंकिंग है वो टियर 1 स्टेटस में हम आ गए। तो ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स कौन निकालता है, ये क्वेश्चन यूपीएससी आपसे पूछ सकता है। तो टॉप टियर अचीवमेंट है ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स। तो ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स प्लीज़ याद रखिए कौन निकालता है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा ये पब्लिश किया जाता है, जो एसेस करता है वर्ल्ड के अंदर में कि कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो क्या नाम है ग्लोबल लेवल पर क्या करने के लिए अपने साइबर सिक्योरिटी के लिए क्या है बेहतर काम कर रही हैं। तो इंडिया का हाई स्कोर है लीगल, टेक्निकल एंड ऑर्गेनाइजेशनल मेजर्स के रूप में। ठीक है, तो टियर 1 स्टेटस मिला है ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में, जो कि क्या नाम है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा पब्लिश किया जाता है। मेजर क्वेश्चन ये आ सकता है कि ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है। ठीक है, क्लियर है चीज़, तो प्लीज़ नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो आज का ये जो वीक है इसमें क्विकली हमने इसको क्या किया, रिवाइज़ किया। इस वीकली पीआईबी के अंदर में जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे उनको हमने क्या किया, डिस्कस किया। और मैंने आपको ऑलरेडी ये बैचेस के बारे में ऑलरेडी इन्फॉर्म किया, आप सभी इस बैचेस को क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।